ये ड्रामा डेस्टिनेड विद यू एपिसोड 14। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें वो सीन दिखाया जाता है जब जुंग ने शिन्यो को चाकू मार दिया था। उसने अचानक ही शिन्यो को चाकू मार दिया था और वो उससे कहता है अब तुम मेरे बीच में कभी नहीं आ पाओगे। ये कहकर वो चाकू को और दबाता है। इसकी वजह से शिन्यो वहीं गिर जाता है। इसके बाद जुंग होंगजो के पास जा रहा था, लेकिन शिन्यो ने उसका पैर पकड़ लिया। उससे कहा अब तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। ये सुनकर जुंग यहाँ से भाग निकलता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर होंगजो आती है, जो शिन्यो को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोते हुए कहती है प्लीज शिन्यो उठो, तुम ऐसे ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शिन्यो उसका हाथ पकड़ता है। वो उससे कहता है मुझे माफ करना एंगचो। के बाद शिन्यो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो का रो रो के बुरा हाल था। उन्हें कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी वजह से शिन्यो की ये हालत हो जाएगी। जब उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो हम मशीन में शिन्यो की सांसों को रुकते हुए देखते हैं। यहाँ से सीन पास्ट में चला जाता है। पास्ट में जंगमोंजू को दिखाया जाता है। वो अपनी तीरबाजी का अभ्यास कर रहा था। तब एक सैनिक आकर उसे बताता है कि युवराज आपको आपके पिताजी ढूंढ रहे हैं। जब युवराज महाराज के पास जाता है तो उसके पिता उससे शादी की बात करते हैं। उससे कहते हैं परीक्षा होने के बाद तुम्हें 1 साल के लिए उत्तर पश्चिम के इलाकों में जाना होगा और तब तक हम मंत्री की बेटी को इंतजार नहीं करवा सकते। जंग अपने पिताजी से कह देते हैं कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला। तब महाराज गुस्से में कहते हैं क्या मैं उसे मरवा दूं? अगर तुम किसी के साथ सो भी जाते तो तुम्हारी शादी के बाद उसे रखील बन के रख सकते थे, लेकिन इतनी बदजात लड़की से तुमने प्यार करने का सोचा भी कैसे? या उसे मैं सरेआम नंगा करके मुजारियों के हाथों बेच दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुमने मंत्री को नाराज किया तो याद रखना तुम उसकी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। इसके बाद हम जंग को एक फेस्टिवल में आते हुए देखते हैं। यहाँ पर एंगचो भी आई थी। इन दोनों ने यहाँ पर मिलने का वादा किया था। जुंग एंगचो को जाकर गले से लगा लेता है और वो उससे कहता है क्या हम कहीं भाग चले जहाँ पर कोई भी ना हो। फिर आगे हम युवराज जंग को एक जगह पर देखते हैं। यहाँ पर एंगचो आती है। युवराज उससे पूछता है मैंने तुमसे कहा था अपना सामान लेकर आना, तो तुम अपना सामान क्यों नहीं लेकर आई? एंगचो उससे कहती है मैंने हमारा भविष्य देखा, आपका मेरे साथ कोई भविष्य नहीं है, इसलिए आप महाराज की रक्षा करके उनके आज्ञा का पालन कीजिए, शादी करके एक खुशहाल परिवार बसाइए, यही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो युवराज उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ूंगा। एंगचो कहती है कुछ चीजें पहले से निर्धारित होती है और इसके खिलाफ अगर आप जाओगे तो बहुत ही बुरा होगा। एक गरीब तांत्रिक के साथ आप जंगल में जीवन बिताओगे, इन सब से आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। युवराज उससे पूछता है अगर मैं किसी और से शादी कर लूं और उसे प्यार करूं, परिवार बसाऊं, तो क्या ये दर्द तुम सह पाओगे? और तब एंगचो उससे कहती है मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था। दरअसल मैं आपसे इतना भी प्यार नहीं करती कि अंधेरे की आड़ में मैं आपके साथ भाग चलूं। दरअसल एंगचो ये सब महाराज के दबाव के कारण कह रही थी, क्योंकि महाराज को इनके भागने के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने तांत्रिक दादी को बंदी बना लिया था। उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी थी। जैसा महाराज ने कहा था एंगचो ने वैसा ही किया था। के बाद तांत्रिक दादी को छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। ये दोनों ही अपना जीवन तन्हाई में बिता रहे थे। एक दिन जब एंगचो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो उसके घर पर कुछ दासियां आती है और वो एंगचो को अपने साथ महल ले जाते हैं। एंगचो के सामने महारानी बैठी हुई थी। वो उसके सामने किताब फेंकती है और कहती है ये मंत्रों की किताब तुमने लिखी है? एंगचो बताती है कि ये किताब मैंने नहीं लिखी, किसी ने ऐसे ज्ञान को इकट्ठा करके ये मंत्र की किताब लिख दिया होगा। तब महारानी कहती है इसीलिए इन मंत्रों ने मेरे पर काम नहीं किया। मुझे एक पुत्र को जन्म देना है, तुम इसी महल में छुप कर रहोगी और पुत्र को जन्म देने के लिए मुझे तुम्हारे मंत्र की जरूरत है, तो तुम्हें मेरे लिए मंत्र लिखना होगा। तुम क्या कर रही हो? अगर ये किसी को भी पता चला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगी। एक दिन जब एंगचो चुपके से महल के अंदर आ रही थी तो युवराज जंग उसे देख लेता है। एंगचो उसे छिपने के लिए आगे भागती जाती है और युवराज जंग भी उसका पीछा करता है। जब एंगचो को लगता है कि वो यहाँ से चला गया है तो एंगचो बाहर आ जाती है, लेकिन तभी पीछे से जुंग उसके पास आ जाता है और वो उससे कहता है तुम चुपके से महल के अंदर क्यों आई? क्या तुमने मुझसे इतना भी प्यार नहीं किया था कि यहाँ पर आने की वजह बता सको? तब एंगचो से रोकते हुए कहती है मैंने आपसे झूठ कहा था, आपके साथ ना जाने की वजह कुछ और थी। जिसके बाद एंगचो उसे सच बता देती है और फिर से ये दोनों छुपके छुपके एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और फिर वो वक्त भी आ जाता है जब महारानी एंगचो के मंत्र से एक पुत्र को जन्म देती है। इसके बाद भी महारानी का मन नहीं भरा था। वो एंगचो से युवराज जुंग की बुराई करने को कहती है। वो उसे कहती है तुम युवराज जुंग की बुराई करोगी, उसे बदनाम करोगी ताकि महाराज उसे सिंहासन पे ना बिठाए। मैं उसकी जगह अपने पुत्र को बैठाना चाहती हूँ। एंगचो कहती है जो काला जादू करवाता है उसे एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तब महारानी उससे कहती है तो फिर ठीक है, वो कीमत या तो तुम चुकाओगी या फिर वो चुकाएगा जिससे तुम प्यार करती हो, और वो है जंग मूजिन। सही कहा ना मैंने? वही बाहर हम युवराज जंग को देखते हैं।
उसे एक सेनापति रोकता है और हम देखते हैं कि इस सेनापति की शक्ल बिल्कुल जे क्योंग जैसी है, यानी कि जे क्योंग भी इनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। वो युवराज से कहता है कि आप महल छोड़कर जा रहे हो, और युवराज जंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। वो कहता है क्या आपने अफवाह सुनी, एक दुष्ट तांत्रिक महल में आ गई है, का प्रकोप पूरी तरह छाया हुआ है, महाराज ने उसे पकड़ने का आदेश दिया है। और कुछ दिनों बाद हम छोटे युवराज को खून की उल्टी करते हुए देखते हैं। जब ये खबर महाराज तक जाती है तो एंगचो को बंदी बना लिया जाता है और उसके सामने उसी के लिखे गए मंत्र के सारे किताबों को जला दिया जाता है। उसे टॉर्चर भी किया जाता है और कहा जाता है इसे तब तक ऐसे ही रखो जब तक ये सच न बता दे। कहती है महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर महाराज उससे कहते हैं तो फिर सच बताओ। फिर एंगचो कहती है महाराज क्या आप सच सुन पाओगे, ये सब आपके वजह से भी हुआ है क्योंकि आपने छोटे युवराज पे ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद एंगचो महारानी का नाम लेने वाली थी, लेकिन इससे पहले महाराज उसकी गर्दन काटने वाला था। तभी एंगचो चिल्लाकर कहती है मुझे जो मारेगा इस महीने के अंत में वो तड़प के मारा जाएगा। उसके पीढ़ी में होने वाले हर बच्चे छोटी उम्र में मारे जाएंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उनका वंश पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो फिर अब बताओ कि आपकी हिम्मत है मुझे मारने की। और ये सुनकर महाराज डर जाते हैं। वो सेनापति को आदेश देते हैं, कहते हैं कि इसे कुएं में बंद कर दो और कुएं के ऊपर पौधे लगा देना जिससे इसके मंत्रों का असर कम हो जाए। वही बाहर से युवराज जंग ने ये सब कुछ देख लिया था। रानी को भी इस बात का डर था कहीं एंगचो महाराज के सामने उसका नाम ना कहते। और यहाँ पर हम महारानी के सेनापति को देखते हैं और हम देखते हैं कि इनकी पास्ट लाइफ से जुंग भी कनेक्टेड था। महारानी उससे कहती है उसे तब तक मरने मत देना जब तक हमें एंगचो की लिखी आखिरी मंत्र की किताब ना मिल जाए। एंगचो इस कुएं में बंद थी तो बाहर से युवराज जंग आकर सभी पहरेदारों को मार देता है और फिर वो एंगचो को यहाँ से निकाल कर ले जाता है। एंगचो उससे कहती है कि महारानी ने मुझे छोटे युवराज पर काला जादू करने के लिए कहा था पर मैं ये नहीं कर पाई। तब युवराज उससे कहता है तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ। एंगचो उससे कहती है अगर मैं चली जाऊंगी तो मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगी। और फिर युवराज उसे छिपाकर एक दूसरी जगह में ले आता है जो ने काला जादू का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो इसके नुकसान को भी झेल रही थी। एंगचो इसलिए बहुत ही बीमार भी पड़ गई थी। जंग उससे कहता है छोटी महारानी ने मुझसे कहा उन्हें तुम्हारी मंत्र की किताब चाहिए तो तुम वो महारानी को दे दो और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पर एंगचो को महारानी पे विश्वास नहीं था। युवराज उससे कहता है तुम्हें मुझ पे तो विश्वास है ना। जिसके बाद एंगचो सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसके मंत्रों का संदूक गायब था, यानी कि युवराज उसे लेकर चला गया था। जब युवराज इस संदूक को ले जाकर महारानी को देने वाला था तभी रास्ते पर सेनापति उस पर तीर चलवाता है। युवराज उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सेनापति उससे कहता है कि उस तांत्रिक को पकड़वाने के लिए मुझे जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा इनाम में दिया जाएगा तो मैं ऐसा मौका क्यों छोड़ दूं। युवराज जंग उससे कहता है क्या तुम्हें उसके कर्ज से डर नहीं लगता। तब सेनापति उससे कहता है किसने कहा मैं उसे मारूंगा, हम उसे ले जाकर बैलों के बीच छोड़ देंगे। जब बैल उसे कुचल कुचल कर मार डालेंगे तो इंसान ना होने के कारण उसका कर्ज भी किसी पर नहीं लगेगा, पर ये सब देखने में मजा जरूर आएगा। इसके बाद युवराज जंग से वो संदूक छीन लिया जाता है, लेकिन युवराज भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। यहाँ पर युवराज और बाकी सैनिकों के बीच युद्ध होता है और युवराज ने अकेले ही काफी सैनिकों को मार डाला था, लेकिन आखिर में वो सेनापति संदूक उससे छीन लेते हैं और वो युवराज को यहाँ पर ही मरता छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एंगचो को पकड़ने जाते हैं पर एंगचो वहाँ पर नहीं थी। आगे आधे रास्ते जाकर वो एंगचो को देख लेते हैं। सेनापति एंगचो को पकड़ने का आदेश देता है और तभी यहाँ पर युवराज जंग भी आता है। वो कहता है ये मैं करूँगा। जंग एंगचो के पास जाकर उसे चाकू मार देता है। एंगचो दर्द भरी आवाज में उससे कहती है मैंने कहा था तुम्हें मुझे जो मारेगा उस पर ये कर्ज लगेगा, तो तुमने ऐसा क्यों किया। जंग उससे कहता है मैं तुम्हारा कर्ज खुशी से ले लूंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें बैलों से ऐसे मारा जाए। मुझे माफ करना एंगचो, इस जन्म में हम मिल नहीं पाए, लेकिन मुझसे मिलने के लिए अगला जन्म जरूर लेना, हम अगले जन्म में मिलेंगे। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बाहों में तड़प तड़प के मर जाते हैं। इसी के साथ शिन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर शिन्यो की हार्ट बीट लौट आई थी और उसकी सर्जरी के लिए उसे ऑपरेशन रूम ले जाया जाता है। वही बाहर होंगजो को हम पुलिस के साथ देखते हैं। पुलिस उसे एक स्मार्ट बॉस देते हैं और कहते हैं कि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, तो अगर आपको अपने आसपास खतरा लगे तो आप इस बटन को दबाना, हम तुरंत आपकी मदद के लिए चले आएंगे। इसके बाद जब होंगजो बाहर बैठी हुई थी तो शिन्यो के मॉम डैड भागते हुए आते हैं और शिन्यो की मॉम होंगजो को देखकर उससे पूछती है क्या तुम शिन्यो की गर्लफ्रेंड हो। होंगजो कहती है हाँ। तब शिन्यो को डैड उससे पूछता है ये सब कैसे हो गया, उसे चाकू किसने मारा। पर होंगजो उनसे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो इन सब की जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी। कुछ घंटों बाद शिन्यो का ऑपरेशन हो जाता है
और होंगजो हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी। जेक्योंग उसके पास आता है और उसे वो शिन्यो के बारे में बताता है कि वो ठीक है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कहता है बाहर बहुत ठंड है, तुम अंदर चलो। पर होंगजो कहती है उसके पेरेंट्स आ गए हैं, मुझे उनके सामने जाने से भी शर्म आ रही है। मुझे लगता है मेरे वजह से ही शिन्यो के साथ ये हुआ है। अगर मैं उसके पास नहीं आती तो ये सब उसके साथ नहीं होता। मुझे योनबोल दादी की बात मान लेनी चाहिए थी। जेक्योंग उसे समझाता है इसकी वजह तुम नहीं हो। जिसने उसे चाकू मारा वो एक अपराधी है, वो इसके लिए गुनहगार है। तुम अपने आप को दोष मत दो। तो कहता है तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ घर चल सकती हो। पर होंगजो इसके लिए उसे मना कर देती है। इसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं हर जगह यही बात चल रही थी और मायून ने होंगजो को कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी दे दी थी। सभी लोगों को शिन्यो और होंगजो के लिए बहुत ही बुरा फील होता है। इसके बाद मिस्टर गॉन सभी से कहते हैं ऑफिस से जाते वक्त हम सभी को साथ में जाना चाहिए, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। वही हम मेयर के ऑफिस में देखते हैं। मेयर नायोन से कह रहा था तुम इतने खतरनाक आदमी के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो। अगर किसी को पता चलेगा कि तुमने उसका साथ दिया था तो सारा शक तुम पर आ जाएगा। सच बताओ क्या तुमने तो नहीं कहा था उसे मारने के लिए। तब नायोन कहती है डैड मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता था वो आदमी इतना खतरनाक है और अब भी मैं शिन्यो से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में देखते हैं शिन्यो की मॉम का रो रो के बुरा हाल था। उसके डैड कहते हैं कितना अजीब है ये, ऑपरेशन के इतने घंटे हो गए पर वो लड़की अंदर नहीं आई, जबकि वो हमें ऑपरेशन रूम के बाहर ही मिली थी। शिन्यो की मॉम कहती है हो सकता है कि वो भी इससे सदमे में आ गई हो। वही हम होंगजो को घर पर देखते हैं, वो अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी मॉम डैड उसके मकान मालिक के साथ गाँव में रहा करते थे, वो वही रहने जा रही थी। जेक्योंग उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। वो उससे कहता है अगर तुम शिन्यो के पास रहोगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया, वो तुम पर भी तो हमला कर सकता है, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है। होंगजो कहती है मुझसे ज्यादा शिन्यो का सेफ रहना जरूरी है, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना, मुझे शिन्यो के बारे में अपडेट देते रहना। आगे देखते हैं कि शिन्यो को होश आ जाता है और वो उठते ही होंगजो के बारे में पूछता है। तब उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, लड़की का पीछा वो स्टोकर कर रहा था इसलिए तुम्हारे साथ ये हो गया। तब शिन्यो कहता है क्या आप मुझे बताएंगे वो कहाँ है। उसके डैड कहते हैं हमने उसे नहीं देखा, वो ऑपरेशन के टाइम यहाँ पर थी, उसके बाद वो यहाँ पर आई नहीं। वही होंगजो को हम उसके मकान मालिक वाली आंटी के साथ देखते हैं। वो उनसे पूछती है कहीं आपको मुझसे डर तो नहीं लग रहा। और तब वो आंटी उससे कहती है तुम्हारी मॉम और मैं साथ में रहा करते थे, तुम्हारी मॉम मेरी बहन जैसी थी तो तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हुई, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। फिर रात को होंगजो मैसेज सुनती है। जेक्योंग ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि अब शिन्यो ठीक हो गया है और वो खाना भी खाने लगा है। दूसरा मैसेज जब वो सुनती है तो वो शिन्यो की तरफ से था। वो उससे कहता है कोई अपने घायल बॉयफ्रेंड को ऐसे छोड़कर जाता है, तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और ये सुनकर होंगजो रोने लगती है। ये देखते हैं कि शिन्यो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वो ठीक होते ही ऑफिस जाने की बात कर रहा था। दोनों उसे रोक भी रहे थे पर वो जाने की जिद करने लगता है। और तब शिन्यो की मॉम कहती है ठीक है तुम कार नहीं चला पाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब शिन्यो के डैड कहते हैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मैंने गार्ड लगा दिए हैं, तो अगर कोई पीछा करते हुए दिखे तो परेशान मत होना। दूसरी तरफ होंगजो को हम गाँव में देखते हैं। उससे आंटी पूछ रही थी कि छुट्टियां खत्म होने के बाद क्या तुम जॉब पे नहीं लौटोगी। होंगजो कहती है उससे दूर रहने के लिए मैं ओंजो सिटी पर काम नहीं करूंगी। आंटी उससे पूछती है क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी और होंगजो कहती है याद तो आएगी पर अब मैं उससे नहीं मिलूंगी। आगे जेक्योंग को देखते हैं, वो भी होंगजो के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। वो होंगजो को मैसेज भेजता है और कहता है कि शिन्यो डिस्चार्ज हो गया है, वो अब ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, पर तुम अपना ध्यान रखना और हो सके तो मैसेज के बाद मुझे कॉल कर लेना। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे शिन्यो खड़ा हुआ था। शिन्यो उससे पूछता है वो कहाँ पर है, पर जेक्योंग उसे नहीं बताने वाला था। उससे कहता है तुम्हें नहीं पता वो ये सब क्यों कर रही है। कहता है हाँ मुझे पता है, वो मेरे सेफ्टी के लिए सब कर रही है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। आगे जब रात हो जाती है तो शिन्यो होंगजो को मैसेज करता है। वो कहता है अब मैं घर आ गया हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही होगी इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, कम से कम हम कॉल पे बात तो कर सकते हैं, प्लीज मुझे कॉल करो। होंगजो भी दूसरी तरफ से ये मैसेज सुन रही थी, उसे भी शिन्यो की बहुत याद आ रही थी। आगे जब वो मैसेज सुनती है तो ये मैसेज जुंग का था। वो कहता है कि सुना है कि शिन्यो डिस्चार्ज हो गया है, लगता है पूरी तरह से ठीक हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बस आखिरी बार मिल लो और अगर तुम नहीं आई तो तुम शिन्यो को फिर कभी नहीं देख पाओगी। ये सुनते ही होंगजो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है और उसके कैब के पीछे हम एक कार को और जाते हुए देखते हैं। जब होंगजो उस जगह पे पहुँच जाती है तो कोई उसका पीछा कर रहा था। होंगजो जब मुड़कर देखती है तो वहाँ पर दो आदमी थे और सामने शिन्यो खड़ा हुआ था। शिन्यो उससे कहता है घबराओ मत, ये तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए था। तो होंगजो उससे कहती है
तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जुंग ने मुझसे कहा था वो मुझसे यहाँ पर मिलने आएगा। शिन्यो उससे कहता है उसके बुलाने पर तुम यहाँ पर अकेली चली आई। होंगजो कहती है मुझे डर था, मैं अगर उससे मिलने नहीं आती तो वो तुम पर हमला कर देता। शिन्यो कहता है अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो तो मुझसे दूर क्यों जाती हो? होंगजो कहती है क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हें नुकसान होगा। फिर शिन्यो होंगजो को गले लगाता है। वो कहता है ये कर्ज खत्म हो चुका है, तुमने कहा था किसी के मरने पर ये कर्ज खत्म हो जाएगा। उस टाइम पर मैं मर गया था और तब मैंने सब कुछ देखा। होंगजो उससे पूछती है तुमने क्या देखा? और तब शिन्यो होंगजो का हाथ पकड़कर अपने फेस की तरफ लाता है। होंगजो फिर से डर कर अपना हाथ खींचने लगती है, लेकिन शिन्यो उसे भरोसा दिलाता है, जिसके बाद होंगजो उसे टच करती है और इस बार शिन्यो को वो रेड हैंड फील नहीं होता और इससे होंगजो को भी अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है और फिर शिन्यो उससे दोनों जन्म का आई लव यू एक साथ कहता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।